हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान विषय कक्षा 10 से आपको धातु और अधातु प्रश्नावली अध्याय से प्रश्न कराऊंगा, जिसमें इस वीडियो में 25 प्रश्न मिलेंगे। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है? यह वर्ष 2018 के सेट सी में आया। आगे अब लिखा रहेगा वर्ष और सेट, तो आप खुद कंसीडर कर लेंगे। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम। मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, कार्बन होगा। क्यों कार्बन होगा? कार्बन एक अधातु है ना। अब सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, जिसमें अम लगा रहता है, यूएम लगा रहता है, अंग्रेजी जब वर्ड लिखते हैं उसका, सोडियम का नाइट्रियम होता है, NaTrium, नाइट्रियम। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम होता है, कैल्शियम का कैल्शियम होता है। तो अम लास्ट में लगा हुआ है, तो ये तीनों क्या होंगे? धातु होंगे। धातु के अंत में अम लगा रहता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है जर्मेनियम, ऑप्शन डी है कार्बन। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जर्मेनियम होगा। जर्मेनियम ही क्यों होगा, इसको समझने के लिए उपधातु को समझते हैं। उपधातु क्या है? तो वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, धातु के गुण भी और अधातु के गुण भी। उपधातु अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालक होते हैं, तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? तो 6 तत्व हैं जो उपचालक का कार्य करते हैं, उपधातु के रूप में हैं। ये हैं बोरान, सिलिकॉन, है ना, जर्मेनियम, और हो गया एंटीमनी, और हो गया टेलुरियम। पहला क्या हुआ? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, एंटीमनी, टेलुरियम और एक आर्सेनिक। 6 हो गए। इस 6 को क्या मानते हैं? उपधातु मानते हैं। कार्बन भी कभी कभी उपधातु की तरह व्यवहार करता है, लेकिन प्रायः यह उपधातु है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन में अर्धचालक का गुण नहीं पाया जाता है ना। अर्धचालक का गुण नहीं पाया जाता है। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, प्लोडियम, ये 4 जो हैं ये कभी कभी उपधातु के तरह व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन इनमें अर्धचालक और चालक के गुण में कंसीडर करेंगे तो वो एल्यूमिनियम तो चालक हो जाते हैं, अर्धचालक तो होते नहीं हैं। इसलिए इसका उत्तर सी ही होगा। संख्या 3 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? ऑप्शन ए है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ऑप्शन सी टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, ऑप्शन डी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। तो इसका सही उत्तर जिंक क्या है? टीन से ज़्यादा क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए है Cu कॉपर, ऑप्शन बी है Ag चांदी, ऑप्शन सी है Al एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है Fe लोहा। अब जानते हैं कि इसमें सही उत्तर ऑप्शन बी Ag होगा। आखिर बी ही क्यों होगा, चांदी ही क्यों होगा? तो चांदी अपने से होकर फ्री इलेक्ट्रॉन जाने देते हैं, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने देते हैं, इसलिए। तो कुछ के चार्ट मैं दे रहा हूँ, इसी के अंदर प्रायः 10th में इर्द गिर्द इसके घूमते रहते हैं कि किनकी चालकता अधिक होगी, और इसी ऑप्शन में से दिया रहता है। तो पहला पढ़ते हैं, चांदी का चालकता क्या होता है? तो 62.9 गुणे 10 के पावर 6 सीमेंस प्रति मीटर। दूसरे में पढ़ते हैं तांबे की चालकता। तो तांबे की चालकता होती है 59.8 गुणे 10 के पावर 6 सीमेंस प्रति मीटर। उसके बाद होती है सोने की चालकता 42.6 गुणे 10 के पावर 6 सीमेंस प्रति मीटर। एल्यूमिनियम की चालकता होती है 37.7 गुणे 10 के पावर 6 सीमेंस प्रति मीटर। लोहे की चालकता होती है 10.3 गुणे 10 के पावर 6 सीमेंस प्रति मीटर।
तो आप जान पाए होंगे कि इसी चार्ट के अंतर्गत सभी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इसका ऑप्शन बी ही मारना होगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन ए है Fe यानी फेरस लोहा, ऑप्शन बी है कॉपर Cu, ऑप्शन सी है निकेल Ni, ऑप्शन डी है एस्टीबियम Sb। एस्टीबियम यानी कि एंटीमनी। तो आपको मैंने दूसरे नंबर प्रश्न में ही बताया था कि एंटीमनी क्या होता है? उपधातु होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। संख्या 6 है, पीतल है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। तो आपको मैं बताऊं, पीतल जो है तांबा और जास्ता का मिश्रण है। पीतल क्या है? तांबा और जास्ता का मिश्रण है, अतः यह एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन ए है CH2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है NH3। तो आयनिक यौगिक जानते हैं पहले। आयनिक यौगिक किसे कहेंगे? तो जिसके ऊपर धन आयन अथवा ऋण आयन हो। तो धातु के ऊपर धन आयन होते हैं और अधातु के ऊपर ऋण आयन होते हैं, और उस पे धन आयन और ऋण आयन का निर्धारण उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कि उनकी संयोजकता से होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 3 तक हैं तो उनके धन आयन होंगे, अगर 5 से 7 तक हैं तो उनके ऋण आयन होंगे। आप पाएंगे कि 1 2 3 होंगे तो 1 2 3 धन आयन होंगे, अगर 5 है तो 3 ऋण आयन होंगे, 6 है तो 2 ऋण आयन होंगे, 7 है तो 1 ऋण आयन होंगे। आप देखिए कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होते हैं, इनके K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब L कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आपको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 कम हैं। तो 4 कम हैं तो यहाँ पे 2 ही H है, तो ये हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है। बी देखते हैं, CO2 ऑक्सीजन के 2 ऋण आयन और कार्बन के 4 धन आयन पॉजिटिव आयन। तो यहाँ 2 से 2 बार में कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा CO2। ये आयनिक नहीं है, ये उदासीन है। आगे देखते हैं CaCO3। CO3 का होता है 2 ऋणात्मक और Ca का धनात्मक होता है, और NH3 N का 3 ऋण आयन और H का 3 धन आयन, अर्थात कि ये दोनों साझा करेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही होगा। संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है गोल्ड अर्थात सोना, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है पोटासियम। तो मैं आपको बताऊं, इसमें सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि AU2O नहीं बनाते या AUO नहीं बनाते, है ना। तो कॉपर बनाते हैं, CuO बनाते हैं, जिंक भी बनाते हैं, ZnO बनाते हैं, और डी पोटासियम तो K2O बनाते हैं। तो इसलिए ये तीनों संयोग करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे अभी इस ऑप्शन में, क्योंकि तांबा के बारे में आप देखते होंगे कि तांबा का यौगिक पाया जाता है, CuO पाया जाता है, और भी अन्य इसके ऑक्सीजन के साथ यौगिक पाए जाते हैं, जिंक के भी पाए जाते हैं, पोटेशियम के भी पाए जाते हैं, केवल गोल्ड के नहीं पाए जाते, इसलिए ऑप्शन बी ही सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, ऑप्शन बी है 24 कैरेट, ऑप्शन सी है 20 कैरेट, ऑप्शन डी है 12 कैरेट। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 24 कैरेट। संख्या 10 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। मैं बताऊं कि इसमें दो तत्व दिए गए हैं जो कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, लेकिन इसमें देखिए कौन सा अधातु पूछा हुआ है। अधातु पूछा हुआ है, इसलिए ख्याल रखेंगे कि अधातु के बारे में बताना है। तो ब्रोमीन एक अधातु है, पारा एक क्या है? धातु है, हाइड्रागायरम इसका वो होता है, नाम होता है लैटिन नाम पारा का, है ना। तो ये धातु हैं, और तांबा भी धातु हैं,
और एल्यूमिनियम भी धातु हैं। तो तांबा तो ठोस पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी ठोस पाया जाता है, लेकिन पारा क्या पाया जाता है? तरल पाया जाता है। तो तरल पाए जाने के बावजूद ये धातु होने के कारण ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए ही सही है। प्रश्न संख्या 11 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सोल्डर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी पारा हाइड्रागाइरम, ऑप्शन सी अर्जेंटम एजी अर्थात चांदी, ऑप्शन डी औरम यानी सोना एयू। अब देखिए कि मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो कॉपर है। क्यों? क्योंकि मैंने एक पिछले वीडियो में पढ़ाया था पहले ही रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में कि अधिक अभिक्रियाशील वाले में कॉपर उच्च अभिक्रियता को दर्शाते हैं, लेकिन उसमें भी अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो दिए गए हैं Hg, Ag और Au उनके क्रम होते हैं वो सुने। मतलब कि ये क्रम ऐसे होंगे जैसे कि कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये क्रम ऐसे होंगे। तो होते हैं प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और मरकरी, फिर कॉपर, अर्थात कि प्लैटिनम सोना, फिर चांदी, फिर मरकरी अर्थात पारा, फिर कॉपर, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्लैटिनम के बाद गोल्ड का आता है Au का, और उस गोल्ड के बाद चांदी का आता है Ag का, चांदी के बाद आता है मरकरी का, मरकरी के बाद कॉपर का। यानी कि ज़्यादा क्रियाशील कौन दर्शाएगा? कॉपर दर्शाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन अधातु है? ऑप्शन ए है Fe अर्थात लोहा, फेरम होता है, ऑप्शन बी है कार्बन सी, ऑप्शन सी है Al एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है औरम Au। तो सोना जो है धातु है, एल्यूमिनियम जो है धातु है, और Fe फेरम भी जो है वो क्या है? धातु है। और फेरस बोलते हैं, फेरस अस लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, इसको फेरम पढ़ेंगे। और फेरम से अम लगा हुआ समझ सकते हैं कि यूएम लगा हुआ है या यम लगा है ना। यम लगा है तो ये धातु होंगे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 14 है, कार्बन क्या है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है उपधातु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधातु। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, है ना। कैल्शियम का कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट ये होते हैं। सोडियम का सोडियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम के बॉक्साइट होते हैं। संख्या 16 है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन ए है Al एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है Na सोडियम, ऑप्शन सी है Cu कॉपर, ऑप्शन डी है Fe लोहा। तो आप समझ पाएंगे कि इसमें सबसे कम सोडियम अर्थात कि ऑप्शन बी होगा। सबसे कम गलनांक सोडियम का ही होता है। तो इसके लिए मैं एक क्रम पढ़ाऊंगा क्रियाशीलता की और गलनांक की। तो मैं पीरियोडिक टेबल से कंपैरिजन करके पढ़ा दूंगा। पीरियोडिक टेबल में क्लास अर्थात कि वर्ग, ऊपर से नीचे जाने पर धातु की गलनांक और अधातु की गलनांक, ये कंपैरिजन करा के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बेहतर तरीके से समझा दूंगा। प्रश्न संख्या 17 है, धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी है विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। संख्या 18 है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो यशद लेपन या गैल्वेनीकरण जिंक का किया जाता है, किस पर? लोहा और इस्पात पर। ये मैं रासायनिक अभिक्रिया में भी बताया, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट कीजिए और निकलिए।
संख्या 19 है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है चूना, ऑप्शन डी है कच्चा चूना। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कंपैरिजन करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, है ना। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है, किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट विरंजक चूर्ण होता है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें क्लोरीन है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्लोरीन नहीं है। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, अर्थात कि इसमें जल दो अणु जल के हैं, अर्थात जलयोजित लवण हैं। कैसे लवण है? सल्फेट के लवण हैं। तो ये होंगे क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट होते हैं और इसमें दो अणु होते हैं, तो हाइड्रेट होते हैं दो अणु। और इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चूना पत्थर CaCO3 होता है, तो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट इसमें प्राप्त हो रहे हैं, इसमें नहीं प्राप्त होंगे। कच्चा चूना CaO होता है, तो O से मीनिंग नहीं है, सल्फेट से मतलब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी सल्फेट होता है और जिप्सम में भी सल्फेट होता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। संख्या 20 है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन ए है एनोड, ऑप्शन बी है कैथोड, ऑप्शन सी है अपघट्य, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मैं आपको बताऊं कि इसके राइट आंसर ऑप्शन ए एनोड होंगे। कैथोड धन आयन और एनोड ऋण आयन होते हैं। और आप जानते हैं कि विद्युत अपघटनी में अशुद्ध धातु पूछा हुआ है, तो अशुद्ध धातु यानी कि जो धातु नहीं हो तो धातु धन आयन बनाते हैं और अधातु ऋण आयन, तो एनोड बनेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैं पहले बता चुका रासायनिक अभिक्रिया में कि वह श्वेत चमकीला होता है, तो इसका ऑप्शन सी चमकीला उजला जो दिया हुआ है यही सही होगा। संख्या 22 है, लोहे Fe की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 24। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी परमाणु संख्या 26 होती है। 23 है, रायल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 1:3। मैं बताऊं कि रायल जल एक्वारेजिया जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और नाइट्रिक अम्ल होते हैं वो 3:1 में होते हैं, जिसमें यूं कहें तो अगर 4 लीटर एक्वारेजिया हो तो 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 लीटर नाइट्रिक अम्ल होंगे। आपको यूं कहे कि 1 लीटर यदि बनाना हो तो 750 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 250 ml कितना कौन होना चाहिए? नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए। आपको ये जानकारी लेना चाहिए कि रायल जल क्या है, रायल जल ही क्यों, एक्वारेजिया का नाम रायल जल ही क्यों? तो रायल जल सोना चांदी साफ करने के जो पानी होते हैं उनको रायल जल कहा जाता है, क्योंकि वो महंगे धातुओं को सफाई करने के लिए उस जल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो रायल जल कहलाते हैं। 24 है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनोडीकरण, ऑप्शन बी है कैथोडीकरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर एनोडीकरण ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीजन जो होते हैं ऋण आयन होते हैं और ऑक्साइड की परत बनते हैं, यानी कि एनोड का काम कर रहे हैं, तो एनोडीकरण कहलाएंगे। 25 है, जंगरोधी स्टील क्या है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है मिश्र धातु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र धातु होगा। जंगरोधी स्टील अर्थात कि जब केवल स्टील रहेगा तो स्टील ही क्या होता है? जंगरोधी होता है, जिसमें जंग नहीं लगता है, तो वो स्टील क्या होता है? मिश्र धातु होता है, तो इसलिए इसका